सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नोहर चैनल पर। और आज हम कक्षा 4 का पर्यावरण विषय में पाठ 9 पानी रे अजब तेरी कहानी, ये पाठ हम पढ़ेंगे। पानी के बारे में इससे पहले भी हमने इस विषय में पाठ पढ़े थे और पानी के बारे में हमने पर्याप्त बातचीत की है, चर्चा की है। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे पानी तेरी अजब कहानी। इस पाठ के माध्यम से हम बात करेंगे कि पानी का कोई रंग नहीं होता है। इसमें जिस प्रकार का रंग मिलाया जाए उसी रंग का पानी बन जाता है। पानी का कोई स्वाद भी नहीं होता है और फैला हुआ पानी जल्दी सूख जाता है और पानी गर्मी से वाष्प बनकर उड़ जाता है और हवा के साथ मिल जाता है। इस प्रकार से पानी जब उड़कर हवा के साथ मिलता है तो इस क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। हमारे चारों ओर बहुत सारा पानी वाष्प बनकर उड़ता रहता है और हमारे चारों ओर जो हवा है उसमें थोड़ी वाष्प सदैव रहती है, इसको नमी भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि ठंडे गिलास के संपर्क में आने पर वाष्प गिलास के बाहर जम जाती है और इस प्रकार का दृश्य हम गर्मियों में, विशेषकर जब वर्षा का समय होता है तो उस समय ऐसा दृश्य दिखाई देता है। जब हम कोई गिलास में, कांच के या स्टील के गिलास में हम यदि ठंडा शरबत डालते हैं, ठंडा दूध डालते हैं, तो उस गिलास में जैसे हमने दूध शरबत डाल के रखा ठंडा, तो उस गिलास के चारों ओर बाहर की तरफ पानी की छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी हो जाती है। इस प्रकार जो बूंदें इकट्ठी होती है, इस क्रिया को जल का संघनन कहते हैं। और पानी की भाप में बहुत शक्ति होती है जिसका उपयोग किया जा सकता है। और पानी हमें 3 रूपों में मिलता है। पहला तरल रूप या द्रव रूप, जिसको जल कहते हैं, जो पानी हम पीने के काम में लेते हैं, स्नान करते हैं। दूसरा वाष्प, गैस के रूप में जो पानी की भाप हमें दिखाई देती है, वो वाष्प का रूप है। और पानी का तीसरा रूप है ठोस रूप, जो हम बर्फ़ हमारे सामने आती है, पानी की बर्फ़ के रूप में जमा हुआ, वो हमारे सामने ठोस रूप में आता है। तो चलिए पाठ को एक बार अच्छी तरह से फिर इसको स्टार्ट करते हैं। और अभी आपको मैंने पाठ का जो सार था उसकी मैंने बात की थी। बहुत ही शानदार पाठ है, पानी रे अजब तेरी कहानी। तो एक दिन निकिता ने अपने साथियों को अपना सपना सुनाया। निकिता को एक सपना आया, सपने आपको भी आते हैं। और निकिता ने कहा, कल रात सपने में मुझे लाल, पीला, नीला व हरा बहुत सारे रंग का पानी दिखाई दिया। कोई खट्टा था, कोई मीठा था। पानी ने मुझसे बातें की। अब आप में से भी किसी को पानी के बारे में ऐसा सपना आया है तो आप भी अपने दोस्तों को बताना। पानी का रंग। अब सारे बच्चे चर्चा करने लगे कि पानी हरा, पीला, नीला कैसे हो गया। चलो देखते हैं पानी का रंग कैसे होता है। देखिए, हम इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। पानी से भरी हम 3 कटोरियाँ लेंगे और 3 कटोरियों में एक कटोरी में हम हल्दी का पाउडर डालेंगे। एक कटोरी में डालेंगे हम हल्दी का पाउडर और एक में हमने हल्दी का पाउडर डाला और दूसरे में हम डालेंगे लाल स्याही और एक में डालेंगे नीली स्याही। अब थोड़ी थोड़ी डालेंगे। हम ये भी डाल सकते हैं, हम 3 प्रकार के रंग हो गए, एक हल्दी का कलर हो गया, एक लाल कलर हो गया और एक नीला कलर हो गया। हम इसके स्थान पर दूसरे कलर भी काम में ले सकते हैं। आजकल लाल स्याही, नीली स्याही, ये स्याही मिलनी मुश्किल हो गई है, इसकी जगह दूसरा रंग काम में लिया जा सकता है। अब ये इस प्रयोग में हमने हल्दी, लाल स्याही, नीली स्याही हमने थोड़ी थोड़ी उस कटोरी में डाली। अब क्या होगा, अब इसमें ये आगे ये बात की सामग्री नहीं हो तो कोई रंग भी डाल सकते हैं। अब देखें पानी का रंग कैसे हो गया। कोई भी 2 रंग के पानी को थोड़ा थोड़ा लेकर एक दूसरी कटोरी में हम मिलाएंगे। इससे पहले हम देखते हैं रंग कैसा हो गया। देखिए, पहली कटोरी के पानी का रंग, जिसमें हमने हल्दी डाली थी, उसका रंग हो गया पीला। दूसरी कटोरी में जहाँ हमने लाल स्याही डाली, उसका रंग हो गया लाल। और तीसरी कटोरी के पानी का रंग, जिसमें नीली स्याही डाली, वो हो गया नीला। अब इसमें से हम कोई भी 2 रंग के पानी को अब थोड़ा थोड़ा लेकर एक दूसरी अलग से नई कटोरी लाकर उसमें मिलाएंगे
तो क्या होता है, एक नया रंग बन जाता है। अब इससे क्या बात सिद्ध हुई कि पानी का अपना कोई रंग नहीं होता, पानी में जो रंग डालेंगे पानी उसी रंग का बन जाता है, यानी पानी रंगहीन होता है। यह बात इस प्रयोग के द्वारा हमने सिद्ध कर दी। अब चलिए, अब आप बताइए, इतना जो पढ़ा है उसके आधार पे आप इन 3 प्रश्नों के उत्तर आप बताओ। पानी का अपना रंग कैसा होता है? बिल्कुल शाबाश, आप में से कईयों ने खटाक से बता दिया कि पानी का कोई रंग नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, पानी का कोई रंग नहीं होता, पानी रंगहीन होता है। दूसरा, आपके आसपास नदी, तालाब, हैंडपंप आदि का पानी देखिए और बताइए कि उसका रंग कैसा है और क्यों है। हाँ, इसमें आपको अंतर मिलेगा। नदी का पानी, तालाब का, हैंडपंप का, इसमें पानी, हैंडपंप का पानी आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलेगा। चलिए देखते हैं पानी इनका कैसा कैसा होता है। नदी के का पानी हम यदि देखेंगे तो नदी का पानी थोड़ा गंदे से रंग का होता है, गंदले से रंग का होता है, कुछ उसमें कचरा मिला होता है। तालाब का पानी कुछ हरे से रंग का होता है और हैंडपंप का पानी रंगहीन होता है, एकदम स्वच्छ पानी हैंडपंप का मिलता है। अब नदी का पानी गंदला क्यों होता है? क्योंकि नदी के पानी मिट्टी और तरह तरह के पदार्थ मिले होते हैं, और तालाब के पानी में हरे रंग की सूक्ष्म शैवाल उगी हुई होती है, जबकि हैंडपंप का पानी शुद्ध होता है। इसलिए इन सभी पानी का रंग हमें अलग अलग दिखाई देता है। अब आप बताइए, क्या दिन और रात में भी पानी के रंग में कोई अंतर दिखता है क्या? कि पानी का क्या पता कोई रात को कोई रंग हो जाए? इसका उत्तर होगा, रात और दिन दोनों समय पानी एक जैसा दिखता है। रात दिन में पानी के रंग में कोई अंतर नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। अब पानी का स्वाद कैसा होता है? निकिता ने कहा कि मेरे को सपना जो आया था उसके आधार पर पानी का स्वाद खट्टा भी था और मीठा भी था। अब आप बताइए पानी का स्वाद कैसा होता है? हमने पानी लिया और उस पानी में हमने नींबू का रस मिला दिया। नींबू का रस मिला दिया, पानी का स्वाद कैसा हो गया? खट्टा हो गया, नींबू खट्टा होता है। दूसरे गिलास में हमने पानी लिया और उसमें नमक मिलाया, अब स्वाद कैसा हो जाएगा? खारा हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा, क्योंकि पानी नमक नमकीन होता है या खारा होता है। अब पानी में हम शक्कर मिलाएंगे या चीनी मिलाएंगे तो स्वाद कैसा लगेगा? मीठा। शक्कर मीठी होती है तो हमने शक्कर मिलाई तो मीठा हो गया। अब पानी का कोई स्वाद नहीं होता, उसमें जो मिलाओ उसका स्वाद वैसा ही हो जाता है। हमने उसमें नींबू का रस मिलाया, खट्टा हो गया। हमने उसमें नमक मिलाया, नमकीन हो गया। चीनी मिलाई, शक्कर मिलाई, मीठा हो गया। अब निकिता बोली, पानी ने मुझसे कहा कि मैं जब चाहूँ तब गायब हो जाता हूँ और प्रकट भी हो जाता हूँ। मैं बहुत ताकतवर हूँ, कभी कभी मैं बहुत कठोर भी हो जाता हूँ। चलो देखें ये कैसे हो सकता है। निकिता की सारी बातों की जांच करनी है हमें। अब गायब हुआ पानी, गर्मी का असर। अब हमें क्या करना है? हमें लेने हैं 2 गिलास, इनमें समान ऊंचाई तक हम पानी भरेंगे, यानी दोनों गिलासों में बराबर मात्रा तक पानी भरेंगे। एक गिलास को धूप में और दूसरे को हम छाया में रखेंगे। 2 दिन बाद दोनों गिलासों के पानी को देखेंगे और दोनों गिलासों के पानी में क्या अंतर आता है। चलिए अब देखिए, जो गिलास हमने धूप में रखा हुआ है, पहला गिलास हमने धूप में रखा है और दूसरा गिलास हमने छांव में रखा है। अब देखिए, यह गिलास तो रखा हुआ है धूप में। धूप किससे मिलती है हमें? सूर्य से मिलती है। ये गिलास धूप में रखा है और ये हमने रखा है छाया में। अब जिस गिलास को हमने धूप में रखा है, अब 2 दिन के बाद हमने समान मात्रा में पानी लिया था। अब धूप वाले में तो पानी बचा है इतना सारा, और जो छाया में था उसमें पानी इतना सारा बचा है। अब ज़्यादा पानी किस में बचा है? जो गिलास छाया में रखा हुआ था उसमें पानी ज़्यादा बचा है। कैसे बचा है इसकी बात करते हैं। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि धूप में जो गिलास रखा था उसका पानी वाष्प बनकर उड़ गया, इसलिए उसका पानी कम हो गया। और जो छाया में रखा हुआ था उसका पानी वाष्प तो बना है लेकिन कम बना है, इसलिए उसका पानी इतना कम नहीं हुआ। इसका मतलब धूप में पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। अब पानी पर फैलाव का क्या असर होता है यह भी हम देखते हैं।
एक गिलास लेंगे, एक कटोरी और एक थाली। तीनों में एक समान मात्रा में पानी, जैसे सभी में 3-4 चम्मच या सब में 50 ml 100 ml ऐसे नाप कर पानी हम सब में डाल देंगे। तो हमने मान लीजिए 3-4 चम्मच पानी हमने लिया, 4 चम्मच पानी हमने गिलास में डाल दिया, 4 चम्मच पानी हमने कटोरी में डाल दिया और 4 चम्मच पानी हमने थाली में डाल दिया। अलग अलग आकार के बर्तन हैं, उनमें हमने पानी डाल दिया। कुछ घंटों के बाद में इन सबको हम धूप में रख देंगे। कुछ घंटों के बाद में देखेंगे किस बर्तन में कितना पानी है। अब देखिए, अलग अलग बर्तन में पानी रखा हुआ है, एक थाली में, कटोरी में और गिलास में। अब क्या होगा, थाली में सबसे कम, कटोरी में थाली से कम और गिलास में सबसे अधिक पानी कम होगा। यानी पानी की कमी किस में होगी, थाली में जो पानी है वो सबसे अधिक घटेगा और कटोरी में उससे कम घटेगा और गिलास में सबसे कम घटेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, चलिए इसकी भी बात करते हैं। किस बर्तन में पानी सबसे ज़्यादा कम हो गया, जो पानी हमने थाली में डाला था वो सबसे ज़्यादा कम हो गया। किस बर्तन में पानी सबसे पहले कम हुआ, थाली में कम हुआ। किस बर्तन का पानी सबसे कम सूखा, गिलास का कम सूखा। इस बर्तन में पानी सूखने में सबसे ज़्यादा समय लगा और क्यों, गिलास में लगा। फैला हुआ पानी जल्दी सूखता है, तो थाली में पानी बहुत फैला हुआ था इसलिए वो जल्दी सूख गया और गिलास में पानी कम फैला हुआ था इसलिए इसमें कम सूखा। अब इसी आधार पर कपड़े जब हम धोकर सुखाते हैं तो वो सूख जाते हैं। आपने देखो ना, आपके घरों में आपकी मम्मी है, आपकी बड़ी बहन है, वो कपड़े जब धोकर और इस प्रकार से धूप में उसको हवा में सुखा देते हैं। ऐसा आपने सुखाते हुए देखा है। अब ये कपड़े सूख रहे हैं तरह तरह के इसमें। अब कपड़े कहाँ पर सुखाते हैं और क्यों सुखाते हैं, और सर्दी में कपड़े देर से क्यों सूखते हैं, जब कपड़े सूख जाते हैं तो पानी कहाँ जाता है, इन सब के प्रश्नों की हम बात करते हैं। कपड़े धूप में लगे तार पर हम सुखाते हैं, क्योंकि धूप में कपड़ों से वाष्पीकरण तेजी से होता है, इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। कपड़े गिल्ले क्यों होते हैं, क्योंकि कपड़ों में पानी होता है और वो पानी हम कपड़ों का सुखा देंगे तो कपड़े सूखे हो जाते हैं। तो धूप में पानी का वाष्पीकरण तेजी से होता है और सारा पानी उड़ जाता है, उड़ के वातावरण में मिल जाता है। फिर कपड़े पूरे फैलाकर सुखाने पर वे जल्दी क्यों सूखते हैं, क्योंकि फैलाए गए कपड़ों में पानी के साथ वाष्प बनकर उड़ने के लिए अधिक खुली सतह मिल जाती है। जिस प्रकार थाली में फैलाया हुआ पानी जल्दी सूखा था, तो ऐसे ही कपड़ों को पूरा फैला देंगे तो वो जल्दी सूखेंगे और इससे पानी शीघ्रता से वाष्प बनकर उड़ जाता है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। सर्दी में कपड़े देर से क्यों सूखते हैं, क्योंकि सर्दी में धूप कम होती है तथा सर्दी के कारण वाष्प बनने की क्रिया है वो धीरे हो जाती है, इसलिए सर्दी में कपड़े देर से सूखते हैं। जब कपड़े सूख जाते हैं तो पानी कहाँ जाता है, जब कपड़े सूख जाते हैं तो पानी वाष्प बनकर वायुमंडल में और हवा में मिल जाता है। तो पानी गर्मी से भाप बनकर उड़ जाता है और यह भाप हवा के साथ मिल जाती है। यह भाप हवा के साथ मिल जाती है तो पानी का वाष्प बनकर उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है। एक प्रश्न भी इसमें आपसे आप बना सकते हो कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं, तो पानी का वाष्प बनकर उड़ना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण के कारण ही कपड़े सूखते हैं। हमारे चारों ओर बहुत सारा पानी वाष्प बनकर हमेशा उड़ता रहता है। गड्ढे, तालाब, नदी का पानी भी गर्मियों में वाष्पीकरण के कारण ही सूख जाता है। अब फिर निकिता ने कहा कि सपने में पानी ने निकिता को कहा कि वह प्रकट भी हो सकता है। अब प्रकट कहाँ हो जाता है, यह भी हमें उसकी बात की जांच करनी पड़ेगी। एक गिलास में पानी लेंगे, उसमें थोड़ा बर्फ़ डालेंगे या फिर उसे कुछ घंटों के लिए फ्रीज में रखेंगे और फिर निकालेंगे। थोड़ी देर बाद गिलास की बाहरी सतह को देखेंगे। यानी हमने एक गिलास में पानी लिया, उसमें हमने पानी में थोड़ी बर्फ़ डाल दी या उस गिलास को हम कुछ घंटों के लिए फ्रीज में रखेंगे और फिर बाहर निकाल के रख देंगे फ्रीज से। तो थोड़ी बार गिलास की बाहर की सतह देखेंगे
तो उसके ऊपर आपको क्या दिखाई देगा? जो उसकी गिलास की बाहरी सतह है उसके ऊपर हमें पानी की बूंदें दिखाई देगी। अब आप बताओ, क्या अंदर का पानी गिलास के बाहर आ सकता है क्या? जो बाहर बूंदें उसके आ गई वो, ये पानी कहाँ से आया होगा? और ऐसा तुम अपने आसपास और कहाँ कहाँ देखते हो? क्या अंदर का पानी गिलास के बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता, तो इसका उत्तर होगा नहीं। फिर यह पानी कहाँ से आया होगा? गिलास के बाहर पानी की बूंदें दिखाई देती है, यह पानी हवा के संघनन द्वारा आया होगा। यानी जो हवा में पानी होता है, जो नमी होती है, वाष्प होती है, वो उस ठंड को देखकर वहाँ पर आ गई और गिलास के चारों ओर वो पानी चिपक जाता है। तो इसका उत्तर होगा गिलास के बाहर पानी की बूंदें दिखाई देती है, यह पानी हवा के संघनन द्वारा आया होगा। और तीसरा, ऐसा तुम अपने आसपास कब और कहाँ कहाँ देखते हो? ऐसा सुबह के समय पौधों की पत्तियों पर भी होता है, कांच की खिड़कियों पर भी कई बार ऐसा दिखाई देता है। यदि कोई साइकिल या मोटरसाइकिल बाहर पड़ी है और उस पर भी यदि वो ठंडा हो गया साइकिल या मोटरसाइकिल, तो उसके ऊपर भी इस प्रकार का पानी अपने को दिखाई देता है। सर्दियों में ऐसा विशेष रूप से अपने को दिखता है। तो हमारे चारों ओर जो हवा है उसमें थोड़ी बहुत भाप या वाष्प सदैव होती है। ठंडे गिलास के संपर्क में आने पर वह ठंडी होकर गिलास के बाहर जम जाती है और वाष्प का ऐसे पानी में बदलना संघनन कहलाता है। अब देखिए, इसमें एक फिर प्रश्न का उत्तर आ गया। पहले वाष्पीकरण का आया था, अब इसमें संघनन का आ गया। संघनन किसे कहते हैं? इसका उत्तर क्या करेंगे? वाष्प का पानी में बदलना संघनन कहलाता है। हम उत्तर देंगे वाष्प का पानी में बदलना संघनन कहलाता है। गर्म रोटियों के बंद डिब्बे में भी पानी आ जाता है। रोटियों से निकली वाष्प भाप ढक्कन के नीचे जम जाने से पानी आ जाता है। अब बताइए, तुमने ऐसे वाष्प को पानी में बदलते और कहाँ कहाँ देखा है? तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर, सुबह पौधों की पत्तियों पर, वाहनों के शीशों पर, कांच की खिड़कियों पर भी इस प्रकार से वाष्प पानी में बदल जाती है। अब देखिए, आगे हम और देखते हैं। पानी नहीं छलका। एक फिर प्रयोग करते हैं। कांच का एक गिलास लेंगे, उसे पूरा पानी से भर देंगे ऊपर तक पूरा पानी भी। उसके बाद में पानी नहीं है, थोड़ा सा डालें तो बाहर निकल जाए, ऐसी स्थिति करनी है। ऊपर तक उसको पूरा पानी से भर देंगे। उसमें धीरे से एक सिक्का या कंकड़ डालेंगे और पानी को ठहर जाने देंगे। फिर एक और सिक्का या कंकड़ पानी में धीरे से डालेंगे, फिर पानी को ठहर जाने देंगे। एक एक करके धीरे धीरे सिक्के या कंकड़ पानी में डालते जाएंगे। अब इन बिंदुओं के आधार पर देखो और आप लिखिए, आपको अपनी कॉपी में लिखना है कि इसके बाद में क्या होगा। पानी से पूरा भरा होने के पश्चात भी गिलास में पहला सिक्का या कंकड़ डालने के बाद पानी छलका या नहीं? छलकने का मतलब पानी बाहर निकलेगा तो छलकेगा और नहीं निकला है तो नहीं छलकेगा। तो पूरा भरा होने के बाद भी उसमें हम एक सिक्का या कंकड़ धीरे से डालेंगे तो पानी नहीं छलकेगा। दूसरा है, गिलास के किनारे से देखने पर पानी ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है या नहीं? हाँ, गिलास के किनारे पर देखोगे तो पानी ऊपर उठता हुआ हमें दिखाई देता है। अब पानी कितना ऊपर उठ गया? तो थोड़ा सा पानी ऊपर उठ गया, हम इसमें लिखेंगे थोड़ा सा ऊपर उठ गया। फिर पानी में कितने सिक्के या कंकड़ डालने के बाद पानी गिलास के बाहर छलक गया? तो लगभग चौथा सिक्का या कंकड़ आप उसमें डालोगे तो पानी बाहर छलक जाएगा। अब सोचिए और लिखिए, पानी किनारों से ऊपर क्यों उठता गया, बिखरा क्यों नहीं? और क्या आपने किसी अन्य तरल पदार्थ को इस तरह किनारे से ऊपर उठते हुए देखा है क्या? अब देखिए, पानी किनारे से ऊपर क्यों उठता गया, बिखरा क्यों नहीं? इसका उत्तर आप पहले सुनो। पानी के पृष्ठ तनाव के कारण, अभी एक बार आप याद ही रखना, पृष्ठ तनाव, इतना शब्द याद रखना, क्या होता है पृष्ठ तनाव, वो आप आगे आपके सामने आएगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण पानी के कणों में एक दूसरे को पकड़े रहने की क्षमता होती है, जिससे ये कुछ समय तक ऊपर की ओर उठे। यानी जो पानी के कण होते हैं एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, दोस्ती पक्की होती है उनकी, इसलिए
जैसे एक सिक्का डाला, थोड़ा सा पानी ऊपर उठा तो ऊपर वाले जो पानी का कण था उनको नीचे वालों ने पकड़ के रखा, उनको नीचे जाने नहीं दिया, इसलिए पानी ऊपर उठ गया। फिर क्या आपने किसी अन्य तरल पदार्थ को इस तरह किनारे से ऊपर उठते हुए देखा है? हाँ, जब दूध उबलता है तो उस समय भी किनारों से ऊपर उठ जाता है लेकिन गिरता नहीं है। तो दूध उबलते समय भी इस प्रकार का दृश्य हमें दिखाई देता है। अब पानी छलका क्यों नहीं, इस बात को समझने के लिए एक रबड़ की तनी हुई झिल्ली की कल्पना करेंगे। पानी की ऊपरी सतह भी कुछ इस तरह की होती है, धीरे धीरे ऊपर उठने के कारण सतह तनी रहती है और पानी छलकता नहीं है। जिस प्रकार रबड़ थोड़ा थोड़ा खिंच जाता है, उसी प्रकार से। अब पानी की ताकत। अब पानी ने निकिता को यह भी कहा था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। अब चलो देखते हैं पानी में कितनी ताकत है। इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। घर में कुकर में खाना पकाते हुए सीटी को उठते हुए देखिए। जब सीटी बजती है तो जो सीटी धातु की बनी होती है उसमें भार होता है, तो भाप उस सीटी को ऊंचा उठा देती है, उसके बाद में भाप निकलती है। या एक भगोने में पानी उबालने को रखिए और उस पर एक ढक्कन रख दीजिए, पानी को खूब उबालिए और क्या क्या हुआ ये आपको ध्यान से देखना है। ये ऐसे दोनों काम आपको देखने हैं, लेकिन घर में अपनी मम्मी को पास में रख कर ये काम करने हैं। अपने आप पानी उबाल के और आप ये काम प्रारंभ मत करना। अब इसमें क्या होगा, सीटी को उठते हुए यदि हम देखते हैं तो ये सीटी ऊपर क्यों उठी है, और ये दूसरा जो हमने भगोने के ऊपर ढक्कन रखा था वह भी ऊपर क्यों उठ गया, इन दोनों की बात करते हैं। कुकर की सीटी और भगोने का ढक्कन थोड़ा ऊपर क्यों उठ गया? अब इसका उत्तर होगा, कुकर के अंदर भोजन पकाने और भगोने में पानी उबालने पर भाप उत्पन्न होती है। कुकर में भोजन बनाते हैं हम तो उसमें पानी डाला जाता है, उसकी भाप उत्पन्न होती है। भाप में शक्ति होती है जो कुकर की सीटी को भगोने के ढक्कन पर दबाव डालती है। यानी जो कुकर की सीटी पर और जो भगोने के ऊपर ढक्कन है उन दोनों के ऊपर वो दबाव डालती है, ताकत लगाती है। इससे कुकर की सीटी और भगोने का ढक्कन ऊपर उठ जाता है। कुकर की सीटी ऊपर उठ जाती है तो भाप निकल जाती है, तो तेज़ी से निकलती है, इसलिए सीटी की हमें आवाज़ सुनाई देती है। फिर दूसरा, पानी की भाप में शक्ति है, इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है, इसका क्या उपयोग किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा, पानी की भाप से भोजन पकाया जा सकता है। कुकर में जो भोजन पकता है पानी की भाप से पकता है। स्टीम इंजन चलाया जा सकता है, भाप के इंजन चलाए जा सकते हैं। पहले आजकल के समय में जो बिजली की और डीजल की रेलगाड़ी चलते हैं, तो काफ़ी समय पहले भाप की शक्ति से रेलगाड़ियाँ चलती थी, छुक छुक करके इंजन चलते रहते थे, वो भाप की ताकत से ही चलते थे। कुछ लोग भाप से स्नान भी करते हैं, ऐसा स्नान स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो भाप स्नान भी करते हैं। अब ऊपर से नीचे गिरते हुए पानी में भी ताकत होती है। इसके नीचे अगर कोई चक्री रख दे तो पानी के बल घूमने लग जाती है। जब ऊपर से पानी काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है तो उसमें बहुत ताकत आ जाती है। और जो जल विद्युत जहाँ हम उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, तो वहाँ इसी प्रकार से एक चक्री उसके नीचे रखी होती है, उसके ऊपर पानी गिरता है, उस पानी गिरने से वो चक्री घूमती है और उस चक्री के घूमने से डायनेमो घूमता है और उससे बिजली बनती है। तो इसी प्रकार से जल से विद्युत भी हम बनाते हैं। अब क्या करना है, हमें एक काम करना है, कागज़, गत्ते, थर्माकोल, लकड़ी आदि से कोई गोल चक्री बनानी है और पानी के नीचे रखकर आप इसको चला कर देखना है। हाँ, इसमें खतरा कम है, आप ये बड़ों की निगरानी में ऐसा आप करके देख सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसका मतलब है कि आप इसको गोल चक्री बनाकर पानी के नीचे रखकर इसको चला कर देखना है। ये सभी चीज़ें पानी के नीचे आप चलाओगे तो चल जाएगी, और उसको पानी के ऊपर डालोगे तो ये सारी चीज़ें पानी के ऊपर तैरेगी। अब पानी का जमना। निकिता को पानी ने कहा कि मैं बहुत कठोर भी हो जाता हूँ। चलो देखें कैसे। पानी जब बहुत ठंडा हो जाता है तो जमकर कठोर हो जाता है, पत्थर की तरह, यानी पानी बर्फ़ बन जाता है। एक बार बहुत तेज़ ठंड पड़ी तो एक पूरी झील जम गई और लोग उस पर पैदल घूमने लगे। इस बर्फ़ के नीचे झील का पानी था। अब बर्फ़ पानी में नहीं डूबती, यह सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग सोचिए और करिए। बर्फ़ पानी में नहीं डूबती, सोचो आप इसके लिए आप कौन सा प्रयोग करोगे। चलिए, आपने सोच लिया, मैं आपको बता रहा हूँ। पानी से भरा एक मग लेंगे, पानी से भरा एक मग लेते हैं। अब बर्फ़ का एक टुकड़ा लेकर पानी की सतह पर छोड़ते हैं। अब उंगली की सहायता से बर्फ़ के टुकड़े को पानी में डुबोकर छोड़ देते हैं। अब क्या होगा, हम देखते हैं दोनों स्थितियों में बर्फ़ का टुकड़ा पानी पर तैरता रहता है। यानी हमने एक मग लिया, उसमें पानी डाला हुआ है, उसके ऊपर हमने एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया।
अब बर्फ़ का टुकड़ा डाल देंगे तो वो उसके ऊपर तैर रहा है, फिर हम अंगुली से उसको बर्फ़ के टुकड़े को अंदर दबा के देंगे और फिर छोड़ेंगे तो वापस ऊपर आ जाएगा। तो ये प्रयोग सिद्ध करता है कि बर्फ़ पानी में नहीं डूबती है। क्या आपके यहाँ नदी और तालाब का पानी सर्दी में जम जाता है और क्यों? हाँ, नदी और तालाब का पानी सर्दी में जम जाता है क्योंकि तापमान अधिक जब कम हो जाता है तो पानी बर्फ़ में बदल जाती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का तापक्रम हो जाता है तो वो जम जाता है। इस पाठ में हमने क्या सीखा? पानी का उड़ना तो वाष्पीकरण है और वाष्पीकरण गर्मी में और चौड़ी सतह पर ज़्यादा होता है, और पानी की वाष्प का पानी में बदलना संघनन कहलाता है। पानी अधिक सर्दी में जम जाता है और बर्फ़ पानी पर तैरती है। बहते पानी में एवं जल वाष्प में शक्ति होती है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। अब आप अंत में 3 प्रश्नों के उत्तर आप और बताइए, उसके बाद में आपका पाठ ये समाप्त हो जाएगा। पानी के कोई 3 गुण बताइए। बिल्कुल सोचो, सोच के आपको बताना है। पूरा आपने सोच समझ लिया है, पाठ को जान लिया। पहला गुण है पानी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। पानी का कोई रंग नहीं होता, कोई उसमें स्मेल नहीं आती, कोई गंध नहीं आती और स्वाद भी नहीं होता। तो पानी का पहला गुण, पानी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। दूसरा, पानी ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है। पानी को यदि आप कहीं डालोगे तो ऊंची जगह से नीचे स्थान पर बहेगा। दूसरा, पानी ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है। और तीसरा, पानी 3 रूप में रह सकता है: ठोस, तरल तथा गैस। दूसरा है, सर्दी की सुबह में साइकिल और मोटरसाइकिल की सतह पर पानी की बारीक बूंदें क्यों दिखती है? इसका उत्तर होगा, साइकिल मोटरसाइकिल की सतह अधिक ठंडी होने के कारण वायु में उपस्थित वाष्प संघनित होकर इन सतहों पर बूंदों के रूप में जम जाती है। और तीसरा, अगर कपड़ों को जल्दी सुखाना है तो क्या क्या करोगे? कपड़ों को फैलाकर धूप में डाल देंगे तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। अब एक इसमें गीत भी था और नीचे इसमें लिखा भी है: पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ लगे उस जैसा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। तो पानी के बारे में एक ये पाठ था और आपने इसको खूब अच्छी तरह से समझा है। मज़ेदार पाठ है, आपने इसका आनंद भी लिया है। इसमें बहुत सारे प्रश्न आए हैं, वो भी आपने इसमें बनाए हैं, उसके आपने उत्तर भी दिए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न इसमें बनते हैं, जैसे पानी कैसे गायब हो जाता है, निकिता ने सपने में कैसे रंग के पानी देखे थे, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, संघनन किसे कहते हैं, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया को दिखाने के लिए एक प्रयोग कीजिए, जल कैसे प्रकट हो जाता है और पानी की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है, इसके 2 उपयोग भी लिखो। और भी आप अपना उसमें सोचोगे तो कई प्रश्न और बन जाएंगे। सब प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए, साफ साफ सुंदर अक्षरों में अपना आप कार्य पूरा कीजिए। फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात को लिखिए, और हमेशा की तरह आपकी समस्या के समाधान के लिए मैं हमेशा आपके साथ सदैव तत्पर रहूँगा।